अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज के वीडियो का उन्वान है बहादुर शाह और फूल वालों की सैर और फ़रहतुल्लाह बेग। ये वीडियो मरोज़ी सवालात मा जवाबात यानी ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 नंबर के लिए आते हैं उस पर मुश्तमिल होगा। ये मज़मून बंगाल बोर्ड के 12वीं दर्जा उर्दू निसाब में शामिल पहली मज़मून है। इस मज़मून पर इससे क़बल ख़ुलासा बनाया जा चुका है। आपसे गुजारिश है कि इस मज़मून का ख़ुलासा भी आप समाअत फ़रमाएँ ताकि आप पूरी तरह वाज़ेह हो सकें। तो आइए देखते हैं आज के इस नशिस्त में कौन से सवालात आपके लिए तैयार किए गए हैं। यह आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी माउन है। आप अपने नोट कापी में इसे उतार लें। सवाल नंबर 1, बहादुर शाह और फूल वालों की सैर क्या है? तो ये एक मज़मून है। आप लिखेंगे कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर एक मज़मून है। सवाल नंबर 2, बहादुर शाह और फूल वालों की सैर किसकी तख्लीक है? तो बहादुर शाह और फूल वालों की सैर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तख्लीक है। सवाल नंबर 3, शाह आलमगीर सानी के ज़माने में दिल्ली का वज़ीर कौन था? या इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है। इसका जो जवाब आएगा वो सवाल देखिए, शाह आलमगीर सानी की कत्ल की साजिश किसने रची थी? तो ये दोनों सवाल का जवाब चूंकि एक ही है इसलिए दोनों सवाल एक ही साथ लिख दिया गया है कि शाह आलमगीर सानी के ज़माने में दिल्ली का वज़ीर कौन था और उनके कत्ल की साजिश किसने रची थी? तो गाज़ीउद्दीन ने। ये शाह आलमगीर सानी का वज़ीर भी थे और इन्होंने ही इनके कत्ल की साजिश रची थी। आप अगर मतन का मुतालिया किए हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से इन्होंने साजिश रची थी। इन्होंने किले में मशहूर कर दिया था कि पुराने कोटला में एक बुज़ुर्ग आए हैं और शाह आलमगीर सानी को बुज़ुर्गों से निहायत मोहब्बत थी और वो रात को अकेले ही मिलने के लिए चले जाते हैं और गाज़ीउद्दीन के 4-5 नमक हराम जो होते हैं वो शाह आलमगीर सानी का कत्ल कर देते हैं और जमुना नदी के रेत में उसे फेंक देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मतन का मुतालिया ज़रूर करें। ये तमाम जो इक़्तिबास से ली गई है आप इनको हल कर पाएंगे। 4 नंबर देखिए, रात भर उस बेकस शहीद का सर जांघों पर, ये नून गुन्ना नहीं होगा, जांघों पर लिए हुए बैठी रोती रही। ये इक़्तिबास आपके मतन से लिया गया है, ये याद रखें। और इस तरह से सवालात बहुत पूछे जाते हैं। ये जुमला कहाँ से माखूज़ है? देखिए ये जो इक़्तिबास आपके मतन से लिया गया है इस पे किस तरह से सवालात बन सकते हैं ये देखिए। पहला सवाल तो ये बनेगा कि ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, तो आप लिखेंगे कि ये जुमला मज़मून बहादुर शाह और फूल वालों की सैर से माखूज़ है। दूसरा सवाल इस पे ये बन सकता है कि बेकस शहीद से मुराद कौन है? इस जुमले में बेकस शहीद का लफ्ज़ है तो इससे मुराद कौन है? तो आप लिखेंगे कि बेकस शहीद से मुराद शाह आलमगीर सानी है। देखिए इसी जुमले पे तीसरा नंबर सवाल वो किस तरह बनता है कि कौन रात भर उस बेकस शहीद का सर जांघों पर लिए हुए बैठी रोती रही। कि देखिए अब इसी जुमले से 3 तरह के सवालात बनाए गए हैं, इसलिए गुजारिश है कि आप मतन का मुतालिया करें ताकि आप तमाम सवालात को समझ पाएँ। तो कौन रात भर रोती रही? तो एक ब्राह्मण औरत राम कौर नाम है और वो ज़ात से ब्राह्मण है। ब्राह्मण औरत जब जमुना नदी पर गाज़ीउद्दीन के जो ये गुंडे होते हैं वो मार करके शाह आलमगीर सानी को जमुना नदी में फेंक देते हैं तो राम कौर देखती है और उसे रात भर उसके पास रोती रहती है। 5 नंबर देखिए, ये सिलसिला उस वक्त टूटा, ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा।
ये जमला भी आपके मतन से लिया गया है कि ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। तो इस पे देखिए सवाल इस तरह से बनाया जा सकते हैं। वो तो ये जुमला कहाँ से माखूज है या लिया गया है ये तो बनेगा ही, लेकिन अब देखिए दूसरा सवाल किस तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ किस सिलसिले के जानिब इशारा किया गया है? तो यहाँ किस सिलसिले के? राखी बंधन की जो रस्म थी वो ये जब रामकौर को जब शाह आलमगीर सानी के बाद शाह आलम सानी बनते हैं मुग़ल हुक्मरान, तो रामकौर को बुला करके उसे अपनी मुँह बोली बहन बना लेता है वो। तब जा कर के रामकौर हर साल राखी बंधन के मौके पर किला जाती थी और सबको राखी बांधती थी। तो ये रस्म भी किले में रिवाज पा गई थी, लेकिन जब किले से यानी जब मुग़ल सल्तनत ही बाकी ना रही तो ये रस्म किस तरह बाकी रह सकती थी? तो यहाँ उसी रस्म के जानिब इशारा किया गया है कि ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। 6 नंबर, आपके मतन में राखी बंधन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सलोनो। सलोनो की रस्म, इसे भी याद रखें। 6 नंबर देखिए, ऐसा बादशाह परस्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान में शायद ही कोई आया हो तो आया हो। ये इक़्तिबास भी आपके मतन से लिया गया है। अब देखिए इस इक़्तिबास पे सवाल किस तरह से बन सकता है कि बादशाह परस्त अंग्रेज़ से मुराद कौन है? ये सवाल बना इस जुमले के हवाले से। अब इसका जवाब देखिए कि बादशाह परस्त अंग्रेज़ से मुराद कौन है? दिल्ली के रेजिडेंट स्टेन साहब। ये आपके मतन में स्टेन ही नाम है और आप स्टेन ही लिखिए, स्टेन साहब। तो ये दिल्ली के रेजिडेंट थे। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, आप रेजिडेंट से क्या समझते हैं। ये आपकी सुपुर्द की जाती है। उम्मीद है कि आप लोग पुरजोश और पुरलुत्फ़ अंदाज में इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 7 नंबर देखते हैं, अकबर शाह सानी के ज़माने में दिल्ली के रेजिडेंट कौन थे? अकबर शाह सानी मुग़ल हुक्मरान थे, तो इसके ज़माने में दिल्ली के रेजिडेंट कौन थे? तो इसके ज़माने में दिल्ली के रेजिडेंट स्टेन साहब थे, वही जो बादशाह परस्त थे, यानी कि ये बादशाह की खूब इज्जत करते थे। स्टेन साहब अंग्रेज़ थे फिर भी बादशाहों की इज्जत करते थे। 8 नंबर देखिए, सिराजुद्दीन ज़फ़र और मिर्ज़ा जहांगीर कौन थे? ये दो नाम हैं, सिराजुद्दीन ज़फ़र और मिर्ज़ा जहांगीर। तो ये दोनों अकबर शाह सानी के बेटे थे। आखिरी मुग़ल हुक्मरान का नाम बताइए। तो आखिरी मुग़ल हुक्मरान जो थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। ये सिराजुद्दीन ज़फ़र जो है यही बहादुर शाह ज़फ़र है, ये भी बात आप जान लें। 10 नंबर देखिए, मिर्ज़ा जहांगीर की रिहाई के लिए किसने मन्नत मांगी थी? तो मिर्ज़ा जहांगीर की वालदा नवाब मुमताज़ महल ने। देखिए नवाब मिर्ज़ा जहांगीर बदजुबान और बद किरदार थे और उसकी बनती नहीं थी स्टेन साहब से, और वो तू मैं भी कर लिए थे भरी दरबार में स्टेन साहब पर, और गोली भी चला दी थी, जिसके एवज़ स्टेन साहब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उसकी रिहाई के लिए मिर्ज़ा जहांगीर की माँ मन्नत मांगती है। किसने रामकौर को मुँह बोली बहन बनाया था? या शाह आलमगीर सानी के बाद कौन मुग़ल हुक्मरान बनते हैं? ये दोनों सवाल के जवाब एक ही होंगे। देखिए शाह आलम सानी, यानी कि रामकौर को मुँह बोली बहन शाह आलम सानी ने बनाया था, और शाह आलमगीर सानी के बाद मुग़ल तख्त पर जो बैठते हैं वो भी शाह आलम सानी हैं। 12वीं नंबर सवाल देखिए, भला नेकी और पूछ पूछ, ये जुमला भी आपकी इक़्तिबास से लिया गया है। भला नेकी और पूछ पूछ ये उस वक्त कहा जाता है जब वो फूल वालों की सैर का जो रस्म है इसके बारे में बादशाह दिल्ली वालों से पूछते हैं, तो दिल्ली वाले इसका उस जवाब में कहते हैं कि भला नेकी और पूछ पूछ। तो देखिए इस जुमले के हवाले से किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं कि नेकी और पूछ पूछ क्या है? तो नेकी और पूछ पूछ एक ज़रबुल मसल है। 2 नंबर देखिए, नेकी और पूछ पूछ का मतलब बताइए। तो इस ज़रबुल मसल का मतलब है कि नेक काम करने के लिए
मशवरे की ज़रूरत नहीं। 13 नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग को किस हैसियत से याद किया जाता है, यानी वो उर्दू अदब की दुनिया में किस हैसियत से जाने जाते हैं? तो जवाब है मुज़ा निगार की हैसियत से वो जाने जाते हैं। मुज़ा निगार, मुज़ा उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें हंसी मजाक या तबीयत की खुश ज़ौक़ी को पेश की जाती है। 14 नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1 सितंबर 1883 ईस्वी को दिल्ली में हुई। 15 नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग के वालिद के नाम बताइए। फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम बताइए। वालिदैन के नाम बताइए। वालिदैन माने वालिद और वालदा दोनों। तो फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और वालदा का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम। 16 नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग के ख़ानदान कब और कहां से हिंदुस्तान आया था? कि फरहतुल्लाह बेग की जो ख़ानदान है वो कब और कहां से हिंदुस्तान आए थे? तो शाह आलम सानी के दौरे हुकूमत में तुर्किस्तान से ये लोग आए थे। अगर ये पूछा जाए कि फरहतुल्लाह बेग का ख़ानदान कब हिंदुस्तान आया था, तो आप सिर्फ लिखेंगे शाह आलम सानी के दौरे हुकूमत में। और कहाँ से? तो तुर्किस्तान से। नाजरीन, पिछले वीडियो में हमने आपके सुपुर्द एक सवाल किया था कि दास्तान और नावल में दो फ़र्क बताइए। तो बहुत से नाजरीन ने इसका सही जवाब दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, दास्तान और नावल में जो बुनियादी दो फ़र्क हैं वो ये कि दास्तान काफ़ी तवील हुआ करती है और नावल मुख्तसर। दास्तानों में माफ़ौक़ुल फ़ितरत और मुहय्यरुल अक़ुल वाक़यात जो अक़ल को हैरान कर देने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जादुई चीज़ें, भूत प्रेत वग़ैरह, तो ये वाक़यात व किरदार दास्तानों में पेश की जाती थी। और नावल में इसके बदले हकीकी ज़िंदगी के जो किरदार होते हैं, जैसे आम इंसान, किसान वग़ैरह, ये लोग नावलों के हीरो बन गए। तो ये बुनियादी फ़र्क थे, एक तो तवालत और दूसरी किरदार या वाक़यात। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं कि फरहतुल्लाह बेग के किसी दो मज़ाहिया तसनीफ़ के नाम बताइए। तो मज़ाहिया तसनीफ़ या तख्लीक जो भी पूछे तो आप लिखेंगे कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, और दूसरा फूल वालों की सैर। ये दो आप लिखेंगे, ये दोनों उनकी तख्लीक है। 18वां नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग ने किस फर्जी नाम से अदबी दुनिया में कदम रखा? यानी जब वो अदबी दुनिया में आए, जब वो तख्लीक करने लगे, तो वो अपना नाम क्या रखे थे? तो मिर्ज़ा अल्म नशरा, ये नाम रखे थे वो अपना, मिर्ज़ा अल्म नशरा। 19वां नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग के मज़ामीन के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो 7 मजमूए, उसके मज़ामीन के 7 मजमूए यानी 7 किताबें शाये हो चुके हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग के उस किताब का नाम बताइए जो उनके वफ़ात के बाद शाये हुई, यानी इनके मरने के बाद। तो फरहतुल्लाह बेग के उस किताब का नाम है मेरी दास्तान। ये उसके बेटे शराफतुल्लाह ने शाये करवाया था 1977 ईस्वी में। 21वां नंबर सवाल देखिए। फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में हुई। देखिए, मेरी दास्तान जो किताब है, इसमें जो फरहतुल्लाह बेग हैदराबाद में आकर के कायम पज़ीर हुए थे, इसकी पूरी वारदात पेश की गई है। 22वां नंबर सवाल देखिए। उर्दू के पहले खाका निगार या मुज़ा निगार कौन हैं? ये जवाब ये जवाब की जगह जो खाली छोड़ी गई है, ये सिर्फ आपके लिए, आपसे आज की वीडियो का ये सवाल आपके लिए रहा कि उर्दू के पहले खाका निगार या मुज़ा निगार कौन हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। और एक सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि उर्दू के पहले खाका या मुज़ा का नाम बताइए।
یہ 2 سوال آپ کی سپرد کیا جاتا ہے۔ اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس بارے میں بھی کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی فیضیاب ہو سکے، اور کمنٹ کریں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔